ओके, सो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी मैनिफोल्ड के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए तो आप उसको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसका मकसद ये होता है कि हमारा जो मैट्रिक है हमने उसको मिन्काउस्की बनाना होता है किसी भी पॉइंट पर, लोकल इनर्शियल फ्रेम में, लोकली फ्लैट रीजन के अंदर। लेकिन वहां पर हमें कुछ हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर तक तो जो आपका मैट्रिक है, सो लेट्स सपोज कि ये कोई मैनिफोल्ड है आपके पास। सो रिकैप, ये कोई आपके पास मैनिफोल्ड है एम, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, आप इसके ऊपर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, एक आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। देन हमने इसको एक्सपैंड किया था और देन देखा था कि जीरो ऑर्डर तक तो इसका जो मैट्रिक होता है इस किसी भी पॉइंट पी पर वो एग्जैक्टली फ्लैट होता है। देन इसमें कोई मसला नहीं था यहाँ पर। देन इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं इस पॉइंट के ऊपर, जितने भी फर्स्ट डेरिवेटिव्स आ रहे हैं जी अल्फा बीटा के, वो सारे के सारे जीरो हैं। यानी कि बेसिकली मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमने जैसे ही हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव एवेलुएट करना शुरू हो रहे थे तो हमने ये देखा था कि 20 सेकंड डेरिवेटिव्स जो हैं वो इस पॉइंट पी पे जीरो नहीं हो रहे थे। वो अनवेनिश, वो मतलब कि आप जो मर्जी कर लें तो आपको यहाँ पर 100 इक्वेशंस मिल रही थी और उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए 80 फ्री फंक्शन मिल रहे हैं। सो वो जो 80 फ्री फंक्शन है वो 80 इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन देन 20 इक्वेशंस यहाँ पर बच रही थी। 20 लेफ्ट ओवर इक्वेशंस हैं। हमने ये कहा था कि ये जो 20 इक्वेशंस हैं आप किसी भी तरीके से इनको जीरो नहीं कर सकते। हमने जितनी भी कंडीशन इम्पोज करना कर सकते थे वो हमने करके देखनी थी, लेकिन ये जीरो नहीं हो रहे थे। देन हमने कहा था कि ये जो 20 इक्वेशंस है ये बेसिकली इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी सरफेस जो है वो 100% फ्लैट नहीं है, वो परफेक्टली फ्लैट नहीं है, यहाँ पर फ्लैट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं हो सकती। और हमने हमने देन यहाँ से फिर एक क्लेम ये किया था, ऑल्दो अभी तक हमने इस क्लेम को साबित नहीं किया कि कैसे इन 20 कैसे ये जो 20 डेरिवेटिव्स लेफ्ट ओवर हैं आपके पास ये कर्वेचर को बता रहे हैं। ये कैसे कर्वेचर, हमने बस ये कहा था कि कर्वेचर क्या मेजर है, इनके जरिए आप किसी भी मैनिफोल्ड का कर्वेचर मालूम कर सकते हैं। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हम उस कर्वेचर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बार हमें ये पता लग गया था कि लोकल इनर्शियल फ्रेम के अंदर किसी आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड के ऊपर जब आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट, पहली बात तो है कि वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती तो बेसिकली वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट है। जी क्वेश्चन कोई? ओके, अगर तो वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती तो डेफिनेटली उसका उसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो देन कांस्टेंट का दोबारा डेरिवेटिव लेने से आपको जीरो ही मिल रहा है। फिर देन हमें यहाँ पर नॉन जीरो डेरिवेटिव्स नहीं मिलने चाहिए थे। बट ये नॉन जीरो डेरिवेटिव इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली लॉरेंस तो कम से कम नहीं है। अगर वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है और चूंकि मैट्रिक्स का सेकंड डेरिवेटिव जीरो भी नहीं हो रहा तो फिर ये सरफेस फ्लैट भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक आइगन वैल्यूज होती हैं इस केस में ईटा के केस में, ये आपके पास मैट्रिक की वैल्यू +1 +1 +1 होती है। सारे के सारे बेसिकली कांस्टेंट्स हैं। आप कांस्टेंट का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे क्या मिलेगा? जीरो। जी आई किस माइक ऑन था। जब आप कांस्टेंट का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे आपको जीरो मिलेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव ले लें फिर भी जीरो मिल रहा है फ्लैट के केस में। ठीक है। यस सर। तो अब चूंकि आपको यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव 20 डेरिवेटिव्स ऐसे थे जो किसी भी तरीके से जीरो नहीं हो रहे थे, इट मीन्स कि आपकी सरफेस फ्लैट नहीं है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉरेंस नहीं है।
सो इस हम यहाँ पर कोई जनरल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो किसी ना किसी केस के अंदर तो बन ही जाएगी, आपको किसी स्पेसिफिक लिमिट के अंदर तो वो लॉरेंट बन जाएगी, बट इन जनरल वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपकी सरफेस फ्लैट नहीं है। सो यहाँ से हमने कहा था कि फिर आपकी जो आर्बिट्रेरी मैनीफोल्ड है वो डेफिनेटली कर्व्ड है, और ये जो 20 लेफ्ट ओवर डेरिवेटिव्स हैं ये आपके पास कर्वेचर की नोशन है। अब हमने अगले 2 लेक्चर्स में, 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर काम ये करना है कि उस कर्वेचर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कि कैसे और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, और बेसिकली वो कर्वेचर कैसे मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता है, और देन फाइनली हम फिर ये देखेंगे कि उस कर्वेचर का ग्रेविटी के साथ क्या ताल्लुक है। सो लेकिन वो काम करने से पहले अभी हमें यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स डेवलप करने हैं अपनी मैनीफोल्ड पे, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली कर्वेचर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर्वेचर मौजूद है तो फिर हमें ये देखना होगा कि इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर वेक्टर्स मूव कैसे करते हैं, वेक्टर्स कंपेयर कैसे किए जा सकते हैं, वेक्टर्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपने इस पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाना है, सेम वेक्टर को लेके जाना है, और तो लेकिन अगर ये सरफेस कर्व्ड है तो डेफिनेटली आपका वेक्टर सेम नहीं रहेगा, सो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी, और वापस सो देन इस तरह के कुछ मसाइल हैं जिनको हम अभी साथ साथ देखते जाएंगे। सो कर्वेचर को बाकायदा स्टडी करने से पहले अभी हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है यहाँ पर। जब एक दफा वो डेवलप हो जाएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि कर्वेचर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। सो होपफुली कि कल का जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम कर्वेचर को डिफाइन कर लेंगे, कर्वेचर की मैथमेटिकल डेफिनेशन कर तक पहुंच जाएंगे। सो क्लियर है लेक्चर नंबर 23 का जो भी था आपका रिकैप, और अब हम करना क्या चाह रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। सो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाउ डज पार्शियल वी बीटा ओवर पार्शियल एक्स अल्फा, कोई वेक्टर है वी बीटा किसी कर्व एक्स अल्फा पे, सो बेसिकली ये डेरिवेटिव है किसी भी, ये चेंज है किसी वेक्टर वी में आने वाली, ट्रांसफॉर्म अंडर जर्नल और आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर कार्टेशियन से पोलर नहीं है, पोलर से सिलेंड्रिकल नहीं है, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, कोई आप कोई ऑकवर्ड किस्म के वियर्ड किस्म के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं और देन उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना चाह रहे हैं। सो कुछ भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है किसी भी तरह के सरफेस पे। सो लेट्स सी कि कैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, सो आपके पास वेक्टर मौजूद है पार्शियल वी बीटा ओवर पार्शियल एक्स अल्फा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 2 क्वांटिटीज आपके पास अलग अलग आए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज ना साथ ही आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि ऑल्दो ये नोटेशन बड़ी ही ना रीजनेबल नोटेशन है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा क्वांटिटीज आ जाती हैं कि बार बार ये पार्शियल और पार्शियल एक्स अल्फा लिखना एक मुश्किल काम लगता है, तो इसके लिए एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है पार्शियल अल्फा। सो इस पार्शियल अल्फा का मतलब यही है कि आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है एक्स के कोऑर्डिनेट अल्फा के थ्रू, अल्फा के लिहाज से। सो इससे एक बहुत अच्छी नोटेशन है ये, और अभी हम देखेंगे और अभी हम इसको अक्सर औकात यूज करते रहेंगे। बहरहाल अब आपके पास ये 2 चीजें मौजूद हैं, एक ये चीज मौजूद है आपके पास और एक आपके पास ये भी बीटा मौजूद है। सो ये एक वन फॉर्म है, ग्रेडियंट वन फॉर्म है, और ये आपके पास एक वेक्टर है। आपको अब पता है ये दोनों ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, चूंकि ये कोई जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी ना किसी जैकोबियन के थ्रू हो रही होगी। सो यहाँ पर आप वन फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन लिख लें, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बन जाएगी पार्शियल एक्स अल्फा ओवर पार्शियल एक्स अल्फा, और देन यहाँ से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसकी इंडेक्स ऊपर होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इनवर्स होती है और वो नीचे तो आती है। बेसिस है जी सर, ये बेसिस है। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास
आपने आपने वी बीटा से वी बीटा बार में जाना हो तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? आपको यहाँ पर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए, जैकोबियन चाहिए ना यहाँ पर। वो जैसे हमने यस शुरू सर। में लॉज लिखे थे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉज वेक्टर्स के और वन फॉर्म्स वगैरह के। ओके सर। ठीक है, तो हमने बस वो ट्रांसफॉर्मेशन की है यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। क्योंकि अगर ये लॉरेंस होता ना तो फिर मैं इसको बड़ी आसानी से ये लिख सकता था। आप देखें, अब समझ में आई चीज। यस सर। जनरल हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, और ये बन जाएगा पार्शियल एक्स बीटा ओवर पार्शियल एक्स बीटा बार वी बीटा बार। और अगर मेरे पास ओके यहाँ सर। पर ये इंडेक्स नीचे आ जाए तो बेसिकली अगर ये चीज होती तो फिर यहाँ पर ये बनना था सॉरी, ठीक है। यस सर। सो ये बस वो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है यहाँ पर। अच्छा, ओके सर। अब यहाँ पर आप ये देखें कि पहली टर्म तो ऐसे ही लिख देते हैं, पार्शियल अच्छा, पहली टर्म तो हम ऐसे लिख देते हैं, पार्शियल एक्स अल्फा ओवर पार्शियल एक्स अल्फा, और ये दूसरी भी अभी ऐसे ही आ गई। अब ये जो पूरी टर्म ब्रैकेट्स में आ रही है इन ब्लू ब्रैकेट्स में, ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं इस एक्स अल्फा के लिहाज से। क्लियर? यस सर। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, वो ये लिखेंगे, फिर हम पहली टर्म तो वैसे ही आ जाएगी, सॉरी, एक्स अल्फा, और यहाँ से भी ये वाली जो टर्म है ये बाहर निकाल लेते हैं। मैं कलर सेम ही यूज करता हूँ ताकि हमें ट्रैक करने में आसानी हो। और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा बार वी बीटा प्लस अगेन ये चीज एज इट इज, और यहाँ से वी बीटा बार भी एज इट इज आ गया, और देन पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा इनटू पार्शियल एक्स बीटा ओवर, ये चीज बन गई। ठीक है, ये जो क्वांटिटी आपके पास है बेसिकली ये बन रही है। ये आपने ना ध्यान रखना है मैं कोई बार वगैरह मिस ना कर दूं यहाँ पर। क्लियर होगी चीज? सर। ये आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख लिया इस क्वांटिटी का, पार्शियल वी बीटा और पार्शियल एक्स अल्फा का। लेकिन अब आपने एक चीज देखनी है, वो ये कि जब भी हम किस तरह की किसी क्वांटिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद टेंसर टेंसर ही रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये आपके राइट हैंड साइड पर मौजूद क्वांटिटी अभी भी टेंसर है, ये अब हमें देखना है। अब राइट हैंड साइड पर दो टर्म्स आ रही हैं, अब उनको हम अलग अलग उनको ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें चीजें मिल रही हैं। एक क्वांटिटी आपके पास है यहाँ पर, ये मैं निकालती हूँ, एक मिनट यहाँ मेरी क्लास पर हो रही है।
मैं इसको भी बल्कि ग्रीन कर देता हूँ। क्या ग्रीन वाली क्वांटिटी ट्रांसफॉर्म क्वांटिटी है? सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है? और क्या ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर वैलिड हैं? अभी हमने देखा था वेक्टर्स ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होते हैं ना। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं यहाँ पर? यस सर, हो रही है। तो क्या फिर ये वाला पार्ट टेंसर होगा? अगर ट्रांसफॉर्मेशन यस हो सर। रही हैं और ये वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन हैं, तो हमें पता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये टेंसर है। ये बेसिकली आपकी वन फॉर्म को इनवेरिएंट रहने देती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आपका वेक्टर इनवेरिएंट रहता है। हमें पता है इस चीज का। हमने ये चीजें शुरू में देखी हुई हैं सारी। कंफर्म है ना आप लोगों को? मुझे आप लोगों की खामोशी से ना ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहीं हम। सर समझ आ रही है। ठीक है, ठीक है। सो ये टेंसर क्वांटिटी है। अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ पर सेकंड पार्ट है ये भी टेंसर क्वांटिटी है या नहीं है। अगर तो ये टेंसर क्वांटिटी है, सेकंड इसकी टर्म भी, फिर तो ये पूरे की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये टेंसर इक्वेशन है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो फिर अब हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब इस टर्म को उठा लेते हैं और देन इसको डाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो आपके पास है ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। सो इट्स जस्ट अ स्केलर नंबर। ये आपके पास एक वेक्टर है और वेक्टर एक टेंसर होता है, हमें पता है। सो ये एक स्केलर आ गया, स्केलर भी टेंसर ही होगा, वेक्टर भी टेंसर होगा। अच्छा, अब अगर तो और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा बार इनटू सम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और ये बेसिकली आपको मिल रहा है पार्शियल एक्स बीटा ओवर पार्शियल एक्स अल्फा बार पार्शियल एक्स बीटा बार। अच्छा, अगर तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यस सर। और फिर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा बार इनटू सम कांस्टेंट क्या देगा आपको? जीरो। यस सर। लेकिन अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो 20 डेरिवेटिव्स बच जाते हैं वो जीरो नहीं हो रहे, जो कि इंडिकेशन है कि ये डेरिवेटिव जो कि इंडिकेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये वाली टर्म भी नॉन जीरो है। यस सर। अच्छा, ये वाली टर्म भी नॉन जीरो है। लेकिन तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर? क्या ये बेसिकली अब यहाँ पर दो इंडेक्सेस आ रही हैं, एक इंडेक्स अपस्टेयर है और एक डाउनस्टेयर है। सो यहाँ पर आपके पास सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में दो चीजें हैं। ये एक आपके पास आ रहा है यहाँ पर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बीटा बार, और एक आपके पास आ रहा है एक्स बीटा। क्या इन दोनों के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मौजूद हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर? सर किसके अंदर? इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या इन दोनों क्वांटिटीज के लिए मौजूद हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस?
यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मौजूद है? यस सर, पार्शियल ओवर पार्शियल वो तो एक्स डेरिवेटिव है अल्फा। सिर्फ, वो तो सिर्फ डेरिवेटिव है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की। तो इन जनरल में क्या इस पूरी क्वांटिटी के लिए यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? नो सर। ये बेसिकली अब आपके पास 1 2 टेंसर है ना, ये 1 2 टेंसर है। इसके लिए यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करवा रही हो। सो ओके ये सर। सो ये असल में आपके पास ये चीज है, ये टी अल्फा बीटा गामा है, इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करवाएंगे? सो लेट्स सपोज कि आपने इसको अल्फा बार बीटा बार गामा बार से ट्रांसफॉर्म करवाना है, आप क्या करेंगे? बीटा बीटा बार गामा गामा बार अल्फा अल्फा बार, ये करेंगे अगर ये फ्लैट होती तो। अगर ये कोई जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है फिर आप ये करेंगे, यहाँ पर जेस लगा देंगे। तीन यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होने चाहिए ना इसके लिए, फिर इस जी पूरी सर। क्वांटिटी के लिए, यस। जो कि आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर नजर नहीं आ रहे, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर जी। भी नहीं है। तो क्या फिर ये सेकंड टर्म कैंसिल बनती है? नो सर। नहीं बन रही। तो क्या फिर ये जो डेरिवेटिव आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या ये डेरिवेटिव एक टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा। बस यहीं से असल में हमने ना सिरा पकड़ लिया। सो पार्शियल अल्फा वी बीटा डज नॉट ट्रांसफॉर्म लाइक अ टेंसर। क्योंकि अगर तो ये फ्लैट स्पेस होती फिर वो चीज जीरो होती और वो 20 डेरिवेटिव्स का मसला ही ना पड़ता। ये सारा मसला असल में आ रहा है वो 20 डेरिवेटिव्स नॉन जीरो होने की वजह से। अभी हमने उसकी एक रीजन तलाश कर ली कि एक उसका बेसिकली कॉन्सिक्वेंस देख लिया कि ये कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वांटिटी, सो बेसिकली जो पार्शियल अल्फा है, ये पार्शियल अल्फा चूंकि टेंसर्स की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो लिहाजा ये हमारी कैलकुलेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये तो फिर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहेगा। से एक मैनीफोल्ड के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर कुछ ये और है, पॉइंट क्यू पे कुछ और होगा, आर पे कुछ और होगा। सो हमें तो इनवेरिएंट क्वांटिटीज चाहिए मेजरमेंट करने के लिए रिलेटिविटी में या फिजिक्स में। शुरू वाली बात याद करें जो बचपन में कहीं पढ़ते आ रहे हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी की एक पॉसिबिलिटी है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सो यहाँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से पार्शियल अल्फा ही चेंज हो रहा है। यस। इट मीन्स कि ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये एक अच्छी क्वांटिटी नहीं है किसी भी आर्बिट्रेरी कर्व्ड मैनीफोल्ड के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए। सो अब हमें जी यहाँ पे सर। फिर एक ऐसा डेरिवेटिव चाहिए जो कि टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म होता हो। क्लियर? अब गोल समझ में आया करना क्या चाह रहे हैं और मसला क्या है? यस सर। अच्छा, अब हम पहले उस वेक्टर तक पहुंचेंगे कैसे, और सॉरी उस डेरिवेटिव तक पहुंचेंगे कैसे, उससे पहले हम एक सिचुएशन को चेक करते हैं और देखते हैं कि हम उससे फिर हम वहां से आगे जरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं उस नए डेरिवेटिव तक जो हम यूज करते हैं, जो ज्यादा एक जनरल डेरिवेटिव है फिजिक्स में। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैनीफोल्ड है। सो एज्यूम कि यहाँ पर आपके पास मैनीफोल्ड है, यहाँ पर ये वेक्टर, यहाँ पर यहाँ पर कोई टेंजेंट स्पेस है, इस टेंजेंट स्पेस पे ये इस टेंजेंट स्पेस का ये कोई पॉइंट पी है, उसके ऊपर ये दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं। मैं इन्हें कंपेयर करना चाहता हूँ इस एक और टेंजेंट स्पेस क्यू पे, उस क्यू के ऊपर भी दो वेक्टर्स मौजूद हैं। सो लेट्स सपोज के ये दो वेक्टर्स हैं, ये कोई है मैनीफोल्ड एम। सो ये टीपीएम है, ये
और ये टी क्यू एन है। मैं इस वेक्टर P को इस टेंजेंट स्पेस पर मौजूद वेक्टर्स से कंपेयर करना चाहता हूँ, यानी कि मैं TPM और TQM के वेक्टर्स को कंपेयर करना चाहता हूँ। अब मुझे ये देखना है कैसे मैं कैसे कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज कि जो वेक्टर्स हैं बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज हैं, से ये वेलोसिटीज हैं। सो मैं देखना चाहता हूँ कि पॉइंट P पर मौजूद पार्टिकल की वेलोसिटी और पॉइंट Q पर मौजूद पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है या नहीं है। अच्छा, इसको करने से पहले हम ना एक इसको ले जाते हैं एक बड़ी ही सिंपलीफाइड सिचुएशन में। लेट्स सपोज के फ्लैट स्पेस टाइम में ले जाते हैं, और यहाँ पर पॉइंट P के ऊपर लेट्स सपोज एक ये वेक्टर पड़ा हुआ है, पॉइंट Q के ऊपर एक ये वेक्टर पड़ा हुआ है। ये दोनों वेक्टर डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं। मुझे कैसे पता लगेगा ये दोनों वेक्टर सेम है? हाँ जी, एफएससी का क्वेश्चन है ये। आप कैसे बताएंगे कि दोनों वेक्टर सेम है? मैग्नीट्यूड से सर उनके। हाँ, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है। कोई और चीज? अच्छा, एक चीज और याद रखें कि ये फ्लैट स्पेस है लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में। ये ताकि आपको थोड़ा ताकि आपको अपनी लॉजिक रिड्यूस करने में भी आसानी हो। फ्लैट विद कार्टेशियन सिस्टम। डायरेक्शन भी उनकी सेम है, डायरेक्शन भी सो हाँ बिल्कुल ठीक है। और दे शुड इक्वल। और हाँ, इसी चीज को और रिजॉल्व करें, डायरेक्शंस को और सर मैग्नीट्यूड को। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही चाहिए होते हैं, हाँ तो ठीक है, वो लेकिन अगर इसको सेम रिजॉल्व है करें। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, सो लेट्स सपोज कि आपके पास मैग्नीट्यूड से मुराद है कि पी एक्स मौजूद है, क्यू एक्स मौजूद है, और देन थीटा एक्स थीटा वाई मौजूद है। तो क्या आप यहाँ से, और इस तरह आपके पास पी वाई क्यू वाई मौजूद हैं। सो बेसिकली आपके पास इनके कंपोनेंट्स मौजूद हैं। कंपोनेंट्स है सर उनके, जी। सो अगर हम यानी कि हम इनके यहाँ पर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगर वो कंपोनेंट सेम आ रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास पी एक्स बराबर आ रहा है क्यू एक्स के, और पी वाई बराबर आ रहा है क्यू वाई के, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों वेक्टर सेम है। यस सर। अच्छा, क्या मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी यही बात कर सकता हूँ कि अगर इनके कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं तो ये दोनों वेक्टर सेम है? क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बेसिस वेक्टर सेम होते हैं? कार्टेशियन सिस्टम के अंदर बेसिस वेक्टर तब्दील नहीं होते। आप जिस मर्जी पॉइंट पर चले जाएं, एक्स की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी, वाई की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। इसलिए तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और देन मैग्नीट्यूड तो इनकी निकाली जा सकती हैं। क्या पोलर सिस्टम में भी ऐसे ही होता है? पोलर सिस्टम में सच चेंज हो रही हाँ, होती है डायरेक्शन। बेसिस वेक्टर्स तब्दील होते हैं, तो यानी कि हम फिर पोलर जी सिस्टम सर। में तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते वेक्टर्स को। जी ठीक। सर। अच्छा, सो अभी हमने देखा कि फ्लैट स्पेस के अंदर ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ हम जिस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, हम वही उसी तरीके से पोलर में कंपेयर नहीं कर सकते। इट मींस के अगर एक तरीका एक फ्लैट स्पेस के अंदर एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे में नहीं चल रहा, तो क्या वो फिर आर्बिट्रेरी कर्व्ड मैनीफोल्ड के ऊपर काम कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कंपेयर करने के लिए एक ज्यादा जनरल रूल चाहिए। अच्छा, वो जो अब रूल है ना, अब सो बेसिकली आप अब उस रूल के लिए हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। और हम यहाँ पर असल में वेक्टर्स को, एक और चीज याद में रखनी है कि हम वेक्टर्स से ज्यादा वेक्टर्स में आने वाली चेंज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। सो बेसिकली हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं हमेशा, जब भी बात करेंगे डेरिवेटिव्स की कर रहे होंगे, क्योंकि हमें बहुत छोटा लोकल इनर्शियल फ्रेम से लेने और बहुत इन्फिनेटेसिमल चेंजेस को कंप्यूट करने हैं, तो हम वेक्टर्स की बजाय इन्फिनेटेसिमल चेंजेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो लिहाजा अब हमें ये देखना है कि आखिर इन दो वेक्टर्स को कंपेयर करने का फिर क्या तरीका हो सकता है। एक चीज याद रखें कि कोई नेचुरल तरीका नहीं है। नेचर हमें कुछ नहीं बता रहे कि आपने कैसे कंपेयर कर सकते हैं इनको। हमें यहाँ पर कोई तरीका खुद से डिवाइस करना पड़ेगा, और वो हो सकता है कि जो आप तरीका डिवाइस करें वो कोई और हो, मैं करूँ वो कोई और हो, कोई और स्टूडेंट कर रहा हो, कोई और टीचर कर रहा हो, वो कोई और हो कर रहा हो।
कोई हर यहाँ पर अब हमें अपना तरीका खुद से प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक यू, आप एक डॉक्टर हैं और आपने कोई दवाई तजवीज करनी है अब इस पूरे मैकेनिज्म के लिए, इस पूरे मसले के लिए। सो क्योंकि आपको नेचुरल तरीका यहाँ पर नहीं है। सो सो ये जो हमने कंपैरिजन का तरीका डिवाइस किया हुआ है रिलेटिविटी के अंदर, उसको हम नाम देते हैं कनेक्शन का। अभी हम कनेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कनेक्शन बेसिकली एक 1-to-1 मैपिंग है। एक टेंजेंट स्पेस से किसी दूसरी टेंजेंट स्पेस तक हम यहाँ पर एक 1-to-1 मैपिंग डिफाइन करते हैं। और उस और वो मैपिंग जो होती है वो आपके पास कनेक्शन होता है। सो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक कनेक्शन डिफाइन किया है। सो अभी मैं कनेक्शन के लिए वैसे कोई सिंबल मैं यहाँ पर सो लेट्स सपोज कि मैं कनेक्शन को इस कैपिटल गामा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल्दो ये कैपिटल गामा हमने किसी और चीज के लिए रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल बाहर अज्यूम करें। सो ये अभी हम इसको डिफाइन करेंगे इस तरीके को कि ये कनेक्शन होता क्या है, लेकिन ये एक मैपिंग है जिसके जरिए वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जनरल रिलेटिविटी के अंदर, अब क्योंकि ये एक मैनीफोल्ड है, उस मैनीफोल्ड के साथ कोई मैट्रिक एसोसिएट है। जनरल रिलेटिविटी की खूबसूरती ये है कि आपके पास अगर मैनीफोल्ड के ऊपर आपने कोई मैट्रिक डिवाइस किया हुआ है, कोई मैट्रिक मौजूद है, उस मैट्रिक के साथ एक यूनिक कनेक्शन एसोसिएटेड होता है। उस मैट्रिक के साथ नेचुरली एक कनेक्शन मौजूद होता है। मतलब वहां पर जनरल रिलेटिविटी के अंदर नेचुरली अगर कोई मैट्रिक मौजूद है तो उस मैट्रिक के लिए कोई कनेक्शन भी पड़ा हुआ है। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। अगर हम जनरल मैथमेटिकली बात करें तो आपके पास कोई मैनीफोल्ड है, उस मैनीफोल्ड के ऊपर कनेक्शन हो सकता है लेकिन उसका कोई मैट्रिक नहीं हो सकता। या कोई मैनीफोल्ड है, उसके कोई मैट्रिक हो सकता है लेकिन लाजमी नहीं कि उसका कोई कनेक्शन भी हो। लेकिन रिलेटिविटी के अंदर ये बात लाजमी है कि अगर आपके पास मैट्रिक है तो फिर उसके साथ एक कनेक्शन भी एसोसिएटेड होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि मैट्रिक तो है लेकिन कनेक्शन नहीं है। सो रिलेटिविटी में आपको वेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए हमेशा एक कनेक्शन मौजूद होता है। अ, ये बात आई समझ में? यस सर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं एक दो सर साइड नोट्स और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों सर को। सिर्फ फेक कनेक्शन होता है? हाँ, यहाँ नहीं, वो कनेक्शन डिवाइस आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो यूनिक होता है। आ, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक जनरल रिलेटिविटी में उस मैट्रिक के लिए कोई कनेक्शन यूनिक होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं हम लोग कि उसके लिए एक यूनिक कनेक्शन मौजूद होता है। और वो कनेक्शन हमें मैट्रिक से ही मालूम होता है। मतलब हम मैट्रिक इस्तेमाल करके वो कनेक्शन निकाल सकते हैं। वो सिर्फ एक कनेक्शन होता है उस मैट्रिक के साथ जो एसोसिएटेड होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। ओके सर। अभी जब मैं वो डेफिनेशन लिखूंगा ना कनेक्शन की, फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा हो जाएगा जो पहले मैंने डिफरेंट वाली बात की थी उसका मतलब क्या था। लेकिन बहरहाल उस मैट्रिक के साथ एक यूनिक कनेक्शन मौजूद है और उसे हम कहते हैं लिविक चिविटा कनेक्शन। खैर अभी हम देखते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पर मैं एक साइड नोट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग कहीं पढ़ रहे हो तो देन आपको पता हो, आमतौर पर ऐसी मैनीफोल्ड जिनके ऊपर मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं उन्हें रिमानियन ज्योमेट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं मैथमेटिक्स की, और इनको रिलेटिविटी के अंदर ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिमान एक साइंटिस्ट था। सो ऐसी मैनीफोल्ड्स जिनके ऊपर मैट्रिक डिफाइंड होता है उन्हें रिमानियन ज्योमेट्री में स्टडी किया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे वाले केस में हम जिस ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं वो रिमानियन नहीं है, वो बल्कि सूडो रिमानियन है। अब वो सूडो रिमानियन क्यों है? उसकी वजह ये है कि यहाँ यहाँ कंडीशन ये होती कि इसमें जो मैट्रिक आप डिफाइन करते हैं,
मैट्रिक हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट होता है, मतलब मैट्रिक की आइगन वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि आपके पास जो मैट्रिक है, जैसे फ्लैट स्पेस टाइम भी अगर हम ले लें, इवन के स्पेशल रिलेटिविटी में आपका जो मैट्रिक है उसकी आइगन वैल्यूज बेसिकली -1 +1 +1 आ रही होती हैं, तो जो टाइम कंपोनेंट होते हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। सो लिहाजा आपका मैट्रिक ऑलवेज पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। सो दैट्स वाई मैं इसको सूडो रीमानियन कह रहा हूँ। और ऐसी ज्योमेट्री जिसमें इस मैट्रिक के साथ कोई कनेक्शन भी एसोसिएटेड होता है, सॉरी, अगर हम ऐसी स्पेसेस को डिस्कस कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई कनेक्शन मौजूद है, मैट्रिक की बात नहीं मैं कर रहा फिलहाल, ऐसी स्पेसेस जिनके ऊपर कोई कनेक्शन मौजूद है, उस ज्योमेट्री को अफीन ज्योमेट्री कहा जाता है। स्पेसेस that has a connection between them. So, जिस तरह मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि इस TPM और TQM के दरमियान कोई कनेक्शन मौजूद है, तो बेसिकली ये ज्योमेट्री जो है ये अफीन ज्योमेट्री कहलाती है। सर इधर आप मैट्रिक का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे? यहाँ कनेक्शन ज्योमेट्रिक मैट्रिक के लिए ही कनेक्शन होगा। अगर हम जनरल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली मैट्रिक कनेक्शन का मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई मैट्रिक मौजूद है। लेकिन इन जनरल मैथमेटिक्स में ऐसी स्पेसेस मौजूद होती हैं जिन पर मैट्रिक, जहां पर कनेक्शन मौजूद होता है लेकिन मैट्रिक नहीं होता। तो इसलिए सर ये वो कनेक्शन फिर दो स्पेसिस के दरमियान होगा। हाँ, वो कनेक्शन हमेशा दो स्पेसेस के दरमियान ही होगा, चाहे मैट्रिक हो ना हो। जी कनेक्शन सर। हमेशा डिफरेंट टेंजेंट स्पेसेस के दरमियान ही होगा। लेकिन रिलेटिविटी के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक पहले मौजूद होता है और उस मैट्रिक के साथ एक कनेक्शन एसोसिएटेड होता है। ये रिलेटिविटी का एक फीचर है, ये जनरल रिलेटिविटी का एक फीचर कहते हैं आप इसको। लेकिन इन जनरल मैथमेटिक्स में लाजमी ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में ऐसी स्पेसेस मौजूद हैं कि जिनमें मैट्रिक नहीं होता लेकिन कनेक्शन मौजूद होता है, और वो पूरी एक फील्ड है मैथमेटिक्स की। और उस तरह की स्पेसेस को हम लोग फिन ज्योमेट्री वगैरह में स्टडी करते हैं। ठीक है। जी सर। ये मैंने सिर्फ एज अ साइड नोट बताया, मैं इनको बहुत ज्यादा चूंकि इनको मैथमेटिकली डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये डेफिनेट ये बेसिकली मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं। सो हम मैथ्स की तरफ निकल जाएंगे। तो हम इसमें से सिर्फ वही चीजें निकाल रहे हैं जो हमें फिजिक्स के लिए जरूरी है। बट ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि बहुत सारी बुक्स में इनके नाम वगैरह लिखे होते हैं, तो देन आपको अंदाजा हो कि ये चीजें होती क्या हैं। ओके, लेट्स सी कि अब हम देखते हैं कि कनेक्शन असल में है क्या चीज। अब हम कनेक्शन को डिफाइन करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम अपने केस में हमने हम इस हमारे केस में कनेक्शन को बेसिकली कहते हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव। सो बेसिकली ये एक ऐसा डेरिवेटिव आपके पास है जो जो आपके वेक्टर में आने वाली चेंज को टेंसर बना देते हैं। इनिशियली हमने देखा था कि ये जो इक्वेशन आपके पास, ये टेंसर इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन टेंसर इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पार्शियल डेरिवेटिव को कोवेरिएंट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाती है एक टेंसर इक्वेशन। सो वो लेट्स सी कि अब ये, और उस कोवेरिएंट डेरिवेटिव को हम कनेक्शन का नाम दे रहे हैं। सो लेट्स सी के ये होता क्या। अच्छा, इसका जो सिंबल है इसको हम इससे शो करते हैं, उल्टा डेल्टा, इसको नेबुला कहा जाता है। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चाहते हैं कि ये कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करें। पहली प्रॉपर्टी ये कि इसको लीनियर होना चाहिए। लीनियर होने का मतलब ये है कि सो लेट्स सपोज कि दो आपके पास टेंसर ऑपरेटर्स हैं, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ये लाइबनिट्ज रूल को होल्ड करें। लाइबनिट्ज रूल को होल्ड करना चाहिए। बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल है आपके पास।
तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसको किसी सूटेबल, किसी अप्रोप्रिएट लिमिट में जाके पार्शियल डेरिवेटिव में रिड्यूस हो जाना चाहिए, रिड्यूसेस टू लैम्डा इन सम अप्रोप्रिएट लिमिट। और वो अप्रोप्रिएट लिमिट आपके पास वही है, फ्लैट स्पेस टाइम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हम चाहते हैं कि ये होल्ड करें। सो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम एक गैस करते हैं और जो हमारा सबसे पहला गैस होता है वो हमेशा एक लीनियर गैस होता है कि मतलब सो डेल्टा अल्फा वी बीटा पार्शियल अल्फा वी बीटा, इसके अंदर कोई लीनियर टर्म ऐड कर देनी है। इस बेसिकली वेक्टर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वेक्टर की लीनियर टर्म का मतलब है कि सो बेसिकली वेक्टर की फर्स्ट ऑर्डर टर्म जो भी आ रही होगी, और डेफिनेटली इसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। उन कोफिशिएंट्स को मैं नाम दूंगा, इसके थ्रू लिखूंगा, इनको कनेक्शन कोफिशिएंट्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि अब अपने इंडिसेस का ध्यान रखना है, बीटा इधर ऊपर आ रहा है और यहाँ पर अल्फा, और जो इंडेक्स यहाँ पर आ रही है आपने उसको कॉन्टेक्ट करना है, वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है, डिफाइन कनेक्शन एज। यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या चीज हो रही है। ये जो चीज है ये 1-1 टेंसर है आपके पास, बेसिकली इसको 1-1 टेंसर होना चाहिए, ये रिक्वायर कर रहे हैं, इट शुड बी 1-1 टेंसर। इसका हमें पता है कि ये टेंसर नहीं है, ये भी हमने देखा था। अच्छा, ये जो ये जो इतनी सी चीज है इसको कनेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। सर ये कांस्टेंट है? डेफिनेटली ये कोई नंबर ही देगा आपको, ये कांस्टेंट है, ओके सर। ये कांस्टेंट है। और ये बेसिकली जो पूरी टर्म आपके पास है लीनियर है वी रो में। ठीक है, वी रो बेसिकली एक वेक्टर फील्ड है जिसके ऊपर डेल्टा एक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स द सेम थिंग, ये वही चीज है जो यहाँ पर दी हुई है, सिर्फ वो डेफिनेटली मैंने इंडेक्स यहाँ पर चेंज कर दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी अल्फा अल्फा रखता तो वो 3 दफा आ जाती है और वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज नहीं है। वही टेंसर इक्वेशन वैलिड टेंसर इक्वेशन है। सो ये मेरी डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन के तौर पर ले लें और अभी हमें क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन ठीक है, ये काम कर रही है। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज आपने यहाँ पर दोबारा से ध्यान में रखनी है कि ये करेक्शन कोएफिशिएंट जो है ये टेंसर खुद नहीं है, ये खुद टेंसर नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म ऐसे होता है, मैं यहाँ पर बल्कि एक्सप्लिसिटली लिख दूं कि इज नॉट ए टेंसर। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म इस तरीके से होता है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव आता है वो इसके डबल डेरिवेटिव को कैंसिल कर देता है। बाकी जो टर्म्स बचती हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड हालत में होती हैं और वो इस पूरे डेल्टा को टेंसर बना देती हैं, पूरे कोवेरिएंट डेरिवेटिव को टेंसर बना देती हैं। सो कनेक्शन खुद एक टेंसर क्वांटिटी नहीं है। मैंने ना असल में नोट्स के अंदर हैंड नोट्स में गलती की हुई है, मैंने वो इस चीज की ना इंडेक्सेस ऐसे लिख दी हैं, यहाँ पर जगह खाली छोड़ी हुई है। सो वो मुझे बाद में ख्याल आया कि ये चूंकि टेंसर क्वांटिटी नहीं है तो मुझे इसको इसलिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा आप जितनी भी बुक्स देखेंगे उनमें बिल्कुल बीटा के नीचे ही अल्फा रो लिखा होगा। सो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक दफा आपको कहा था कि टेंसर जब हम लिखते हैं तो हमें इंडेक्सेस के दरमियान फिर उनको एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये इंडेक्सेस आ रही हैं या वैसे कुछ हैं। मगर टेंसर को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है।
सो अगर हम उस रूल को ध्यान में रखें तो आप जो कैरल की बुक देख रहे होंगे उसमें उसको इसी तरीके से लिखा हुआ है। सो अगेन दैट्स एन इंडिकेशन की कैंसिल नहीं है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म ऐसे होता है कि यहां से निकलने वाली ये एक्स्ट्रा टर्म्स असल में इस डबल डेरिवेटिव को कैंसिल आउट कर देती हैं जो यहाँ पर आ रहा है, और बदले में आपको जो यहाँ पर फिर चीज मिलती है सारी की सारी वो असल में वो आपके पास टेंसर इक्वेशन होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्यों ये वैसे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये चीज क्यों टेंसर नहीं है। बहरहाल मैंने ये इक्वेशन लिखी है किसी टेंसर के लिए किसी वेक्टर के लिए, वेक्टर फील्ड के लिए। आप इस इक्वेशन को किसी वन फॉर्म फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं, और वन फॉर्म के लिए क्या बनेगी, डेल्टा अल्फा पी बीटा, पहली क्वांटिटी ऐसे ही आनी है। अब ये कनेक्शन कॉफिशिएंट यहाँ पर माइनस के साथ आना है, और यहाँ पर पी के साथ कोई इंडेक्स लगा लें रो। अब अपने रो को कॉन्टेक्ट करवाना है तो यहाँ पर रो इधर आना पड़ेगा। ठीक है, और ये नीचे वाली इंडेक्सेस दोनों ऐसे। क्लियर? इसी तरह अगर आपके पास कोई स्केलर फील्ड हो, आपको याद होगा हम जब भी वेक्टर्स और वन फॉर्म की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मतलब यही होता है कि यहाँ पर मैं इनकी फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। हर पॉइंट के ऊपर वेक्टर फील्ड, और मतलब हर पॉइंट के ऊपर पूरी मतलब पूरी स्पेस के ऊपर, पूरी सरफेस के ऊपर कोई फील्ड मौजूद है। अच्छा, चूंकि स्केलर फील्ड कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट के लिए कनेक्शन कोएफिशिएंट वैसे ही 0 होते हैं, तो उसके केस में आपके पास सिर्फ ये चीज बचेगी। इसके लिए ये 0 है क्योंकि इसके ऊपर कोई इंडेक्स ही नहीं आ रही फाई के ऊपर, तो डेफिनेटली वहां पर कनेक्शन कोएफिशिएंट लिखने का कोई कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह हम इसको किसी आर्बिट्रेरी टेंसर के लिए भी लिख सकते हैं। सो लेट्स सपोज के किसी एमएन टेंसर के लिए अगर लिखना चाहें तो टी बीटा गामा रो टू सिग्मा, पहली क्वांटिटी पार्शियल डेरिवेटिव के साथ आनी है। अच्छा, प्लस अब आपने बीटा को रिप्लेस करना है, कोई नई इंडेक्स यहाँ पर लगा दें, लैम्डा से रिप्लेस करना है। सो यहाँ पर अल्फा लैम्डा ऊपर बीटा आ जाएगा, गामा रो सिग्मा, प्लस इसी तरह आखिरी टर्म गामा को रिप्लेस करना है लैम्डा से। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फा लैम्डा। ये नीचे वाली जो दो इंडेक्सेस हैं यहाँ पर हम इनको अज्यूम कर रहे हैं कि इस केस में सिमेट्रिक है। सो इट डजंट मैटर कि मैं इनको लैम्डा अल्फा लिख रहा हूँ, अल्फा लैम्डा लिख रहा हूँ, कम से कम जी आर के केस में सिमेट्रिक है। ये नीचे वाली दोनों इंडेक्सेस, और यहाँ पर बीटा और रो सिग्मा। अच्छा, अब नीचे वाले इंडेक्सेस को करना है तो ये बेसिकली वन फॉर्म टाइप के इंडेक्स, वन फॉर्म वाले इंडेक्सेस हैं, तो इसके लिए आपको नेगेटिव के साथ कनेक्शन कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। और ये बीटा गामा तक वैसे ही, रो को बदलना है, यहाँ पर रो से सिग्मा लैम्डा कर दिया, यहाँ पर लैम्डा आ गया, और अल्फा कौन सी इंडेक्स को बदला, यहाँ से रो को, रो यहाँ पर आ गई। सो अगेन यहाँ पर लैम्डा आ गया आपके पास, और यहाँ पर अपने अल्फा के साथ किसको बदला है, सिग्मा को। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया कनेक्शन का किसी भी ऑर्डर के टेंसर के लिए। क्लियर? यस सर। मुश्किल तो नहीं है? सर मुश्किल तो है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई होप के कोशिश तो यही कि इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन पूछ लीजिएगा जहाँ पर भी कोई मसला हो। अच्छा, ओके अब कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर साथ कर देता हूँ। वो ये कि इस कनेक्शन किसी भी मैनिफोल्ड पर इस कनेक्शन को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। आप यहाँ पर आप अब एक क्वेश्चन ये भी कि वेक्टर के लिए प्लस के साथ कर, वेक्टर के लिए माइनस के साथ कर लें, वन फॉर्म के लिए प्लस के साथ कर लें, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ पर इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है, और जो असल में कनेक्शन डिवाइस करने के तरीके हैं उसके वो फिर देखने के लिए हमें मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जा रहे। बट ये चीज ध्यान में रखें कि किसी भी मैनिफोल्ड पर कनेक्शन को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में मैट्रिक के साथ एसोसिएटेड कनेक्शन यूनिक होता है। ये इसको मैं बल्कि यहाँ पर ऐसा साइन कॉमेंट लिख भी देता हूँ। देयर इज अ यूनिक connection associate with the metric अच्छा, इस कनेक्शन का नाम है लीवी चिविटा कनेक्शन। आपने पहले लीवी चिविटा का नाम सुना सर होगा जी। सर ये जो कनेक्शन है ये मैट्रिक के लिए तो यूनिक है, क्या फिर स्पेसिस के लिए भी यूनिक होगा? अगर आपका मैट्रिक पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है तो फिर पॉइंट टू पॉइंट ये भी वेरी कर रहा होगा। अब डिपेंड करता है ना, क्योंकि पूरी सरफेस के लिए अगर क्या एक ही मैट्रिक है या डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैट्रिक डिफरेंट है। अगर हम आर्बिट्रेरी कर्व्ड स्पेस की बात करें तो फिर वहां पर डिफरेंट टेंजेंट स्पेसेस के लिए मैट्रिक्स भी डिफरेंट है। सर अगर मैट्रिक है ही नहीं, सिर्फ स्पेस के दरमियान कनेक्शन है, वो भी यूनिक होगा? नहीं, वो तो वो मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जी सर, जनरल रिलेटिविटी यूनिक में हमें सिर्फ पता है मैट्रिक कि के लिए स्पेसेस है। के ऊपर मैट्रिक मौजूद होता है। जीआर में हमें पता है कि मैट्रिक है वहां पर, जी सर। लेकिन अगर हम इन जनरल बात कर रहे हो तो फिर ये यूनिक नहीं होगा, फिर बहुत सारे तरीके हैं इसको डिफाइन करने के कनेक्शन को। लेकिन जीआर में ये यूनिक है क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी एक मैट्रिक पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक की तब्दील हो रहा है, जैसे इस डायग्राम में पॉइंट पी के ऊपर मैट्रिक कुछ और है, क्यू पर कुछ और मौजूद है, फिर डेफिनेटली यहाँ पर पी का कनेक्शन कुछ और होगा, क्यू का कनेक्शन कुछ और होगा। ठीक है। जी सर, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा अगला अगला अगले अगले लेक्चर का असल में टॉपिक है। फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, या वो उस सूरत में क्या देखते हैं इस बार। इस कनेक्शन को कहते हैं लीवी सिविटा कनेक्शन, लीवी चिविटा कनेक्शन। और इसके जो सिंबल होते हैं, इसके जो कनेक्शन कॉफिशिएंट्स होते हैं, कनेक्शन कॉफिशिएंट्स ऑफ लीवी चिविटा कनेक्शन, असल में इसको लीवी चिविटा कहते हैं लेकिन मुझे इसको लीवी सिविटा कहने की आदत है। सो बट इसको इसको एक्चुअली लीवी चिविटा कहते हैं। सो कनेक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ लीवी चिविटा कनेक्शन आर कॉल्ड क्रिस्टोफल सिंबल्स, जिनको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो क्रिस्टोफल, इसके इसके कनेक्शन कोएफिशिएंट को क्रिस्टोफल सिंबल्स कहा जाता है। रिमेंबर, कनेक्शन खुद कैंसर नहीं होता, लेकिन लेकिन दो कनेक्शन कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस कैंसर हो सकता है। ये भी मैं समझाता हूँ। अच्छा, आपने पहले कहीं लिविट सिविटा इस फॉर्म में देखा होगा, आई जे के की फॉर्म में देखो, ये चीज पहले कभी देखी हुई है कूलम्स लॉ करते हुए या क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए? नो सर। नो अच्छा, सर। नो सर। तो बहरहाल ये लिविट सिविटा सिंबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिंबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है वहां पर भी इस्तेमाल होता है। सो आई जस्ट क्योंकि इसको ना इसको देखिएगा, देन आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जब तीन इंडिसेस आती हैं तो उनका मतलब क्या होता है। सो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू विजुअलाइज के यहाँ पर इन तीन इंडिसेस का मतलब क्या है, अल्फा बीटा और रो का मतलब क्या है। मैथमेटिकली तो ठीक है, बट वो विजुअलाइजेशन के लिए अच्छी चीज है। अच्छा, बहरहाल अ, अगर मैं यहाँ पर दो कनेक्शंस लिख रहा हूँ, दो कनेक्शन कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा बीटा। अब एक चीज याद रखनी है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं।
इसका मतलब है कि ये एक ही वेक्टर को कंपेयर करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। एक ही टेंसर को कंपेयर करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं टॉर्शन टेंसर का। अब कनेक्शन कोएफिशिएंट खुद में ये दोनों खुद टेंसर्स नहीं है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है उससे हम नाम देते हैं टेंसर का। वो टेंसर होता है टॉर्शन टेंसर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख यस सकते सर। हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी एक और नोटेशन में, चूंकि नीचे वाली जो इंडेक्सेस हैं ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। सॉरी, मुझे ऑर्डर का ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ये एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर है? अब आप देखें कि वो जो शुरू में मैंने अब आपको कहा था ना कि यहाँ पर एंटिसिस को मैं अल्फा रो लिखूं या रो सिग्मा लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि हम लिविस चिविटा, जब हम बात करें कि लिविस चिविटा कनेक्शन है, तो लिविस चिविटा कनेक्शन से हम कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन डिमांड करते हैं। लिविस चिविटा कनेक्शन, जी, सर ये सिमेट्रिक है। ये एंटी सिमेट्रिक है। बेसिकली जो क्रिस्टोफर सिंबल्स होते हैं उनकी जो नीचे वाली दो इंडेक्सेस होती हैं वो असल में एंटी सिमेट्रिक होती हैं, इसीलिए तो ये डिस्टिंक्ट है। क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो, मिसाल के तौर पर अगर तो ये दोनों सेम है, फिर तो इनका डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है। यस सर, फिर 0 है। अच्छा, लेकिन इन जनरल ये सेम नहीं होती। इन जनरल ये ये डिस्टिंक्ट होती हैं। लेकिन असल में अब मैं अगली जो रिक्वायरमेंट लिखने लगा हूँ आपके इस क्वेश्चन को आंसर कर देगी। वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक के साथ जो कनेक्शन एसोसिएटेड होता है वो लेवी चिविटा कनेक्शन होता है, तो हम यहाँ पर इसको यूनिक कह रहे हैं, इसके साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज भी एसोसिएट कर रहे हैं, कुछ इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? वो रिस्ट्रिक्शन ये हैं, फॉर लेवी चिविटा कनेक्शन वी रिक्वायर इट टू बी, पहली कंडीशन ये है कि इसको टॉर्शन फ्री होना चाहिए। टॉर्शन फ्री होने का मतलब ये है कि अल्फा बीटा गामा 0 होना चाहिए। सो यानी कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं इसके ऊपर। और दूसरी कंडीशन ये कि इसको मैट्रिक कंपैटिबल होना चाहिए। सॉरी, मैट्रिक कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है, अभी हम देखते हैं। मैट्रिक कंपैटिबिलिटी, मैट्रिक कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि मैट्रिक का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। और इसकी एक जस्टिफिकेशन मैं ये दे सकता हूँ कि फ्लैट स्पेस टाइम में आपके पास, सो बेसिकली अगर फ्लैट स्पेस टाइम हो तो ये चीज़ आपके पास बन जाती है ईटा अल्फा बीटा, और ईटा की आइगन वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो यहाँ से हम, चूंकि हम बात ये कर रहे हैं कि आपने लोकल इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर जाके सारा काम करना है, तो और किसी खास लिमिट के अंदर आपके कोवेरिएंट डेरिवेटिव को फ्लैट स्पेस में अप्रोक्सीमेट हो जाना चाहिए। तो वहां से हमें फिर एक ये भी रिक्वायर कर लेते हैं कि देन उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए। क्लियर? असल में यस ये दो सर। कंडीशंस ही वो कंडीशंस हैं जो इस लिवी चिविटा कनेक्शन को यूनिक बनाती हैं, वरना ये भी एक आर्बिट्रेरी कनेक्शन है। ओके, क्लियर होगी बात यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब ना मैं एक डेरिवेशन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो मैंने लेक्चर में इंक्लूड नहीं की थी, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, लेकिन वो आप लोगों ने खुद करनी है। वो ये है कि अब हम एंड पे पहुंचे हुए हैं। वो वो ये है कि आ, इसमें ना नीचे वाली जो दो इंडेक्सेस आ रही हैं, बेसिकली तीन इंडेक्सेस आ रही हैं, लो अल्फा बीटा। इनकी तीन तरह की परमुटेशन पॉसिबल हैं।
रो अल्फा बीटा, बीटा रो अल्फा, अल्फा बीटा रो, ठीक है। सो इनको जी सर। 3 तरीके से परम्यूट करके हम कुछ इस तरह के रिलेशंस लिख सकते हैं। अच्छा, ये लिखने के बाद ये काम आप लोग कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये मैं शायद होमवर्क में भी ऐड कर दूंगा। बहरहाल ये करने के बाद मैट्रिक का एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकलता है कि अगर आपको कोई आप इस तरीके से असल में कनेक्शन सिंबल्स कैलकुलेट करते हैं, आप इस तरीके से असल में कनेक्शन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। सो ये एक फार्मूला है मैट्रिक के थ्रू कनेक्शन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हम जीआर में इसी फार्मूला के थ्रू कनेक्शन कोएफिशिएंट्स कंप्यूट करते हैं। ये बस एक दफा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ये मैं आपको एक इक्वेशन बल्कि लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको देन आसानी हो जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको एक ना एक इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। आई होप कि फिर आपके लिए बाद में देखना आसान होगा। अच्छा, एक इस चीज को ध्यान में रखें और इसको लिखने के लिए एक इस डेफिनेशन को ध्यान में रख लें। सो देन बहुत आसानी से हम तो लिख सकते हैं। अच्छा, मैं एक इक्वेशन आपको बताता हूँ कि कैसे लिख रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि हम लिख रहे हैं डेल्टा रो। अब आपके पास बेसिकली जीरो, आपके पास 201 फॉर्म मौजूद है यहाँ पर जिसमें दो इंडेक्सेस आ रही है म्यू म्यू। पहला तो सिंपल है, इसके मुताबिक पहला तो आपने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव लिख देने हैं। देन अब चूंकि वन फॉर्म्स हैं तो दोनों दफा माइनस का साइन आना है। अब पहले आप ये देखेंगे, अब आप पहले केस में आपको इसकी इस इंडेक्स को बदलना है। मैं लेमडा से इसको बदल देता हूँ म्यू को, तो ये लेमडा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पर आएगी। नीचे आपके पास कौन सी दो इंडेक्सेस बच रही हैं, रो और न्यू, तो इसके साथ आ जाना है। आपने किसको रिप्लेस किया है, म्यू को लेमडा के साथ, तो म्यू आपने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर होगी पहली टर्म। यस सर। दूसरी टर्म के लिए आ, आपने आपने न्यू को कांटेक्ट करवाना है लेमडा के साथ, वो लेमडा यहाँ पर आ गया, म्यू यहाँ पर लिख दिया, तो आपके पास रो और यहाँ पर आ जाएगा न्यू। और देन आप यहाँ पर नो ये न्यू और रो भी लिख दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने ऊपर कहा है कि ये आपका जो कनेक्शन है जीआर में वो टॉर्शन फ्री है। क्लियर होगी बात किस तरीके से इक्वेशन लिखी जा रही है। यस सर। सो देन मैट्रिक कंपेटेबिलिटी के थ्रू हम इसको कह रहे हैं कि ये जो चीज है ये जीरो के बराबर है, ये मैट्रिक कंपेटेबिलिटी है। इसी तरह ये तीनों हमने परम्यूट करके लिख लिया है, क्योंकि अब आपके पास तीन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, रो म्यू न्यू। ये इस तरीके से देख लें, अगर आपको इस तरीके से ज्यादा आसानी होगी मेरा ख्याल है देखने में। रो म्यू न्यू, म्यू न्यू रो, न्यू रो म्यू। सो आपने तीनों के लिए लिखे हैं और देन ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको ऐसे करें 1 - 2 - 3 और आपको थोड़ा सा कुछ एक तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ये चीज बन जाएगी। प्रीटी सिंपल। ये शायद बीच में कुछ और मिसिंग स्टेप भी कैरल ने किए हुए हैं वो, लेकिन वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये सिंपल अलजबरा है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक दो चीजें और थोड़ी सी आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जो जीआर की बुक्स करते वक्त ना अक्सर नजरों के सामने से गुजरती हैं।
कि मुख्तलिफ पुरानी किताबों में ना नोटेशंस डिफरेंट हैं। अगर आप कुछ पुराने खासतौर पे कुछ 50-60s के या इवन 70s-80s के भी टेक्स्ट बुक्स उठा के देखें तो, क्योंकि शुट्स और कह रहा तो बहुत रिसेंट बुक्स हैं, लेकिन अगर आप पुरानी किताबें कहीं GR के देख रहे हो या कुछ पुराने पेपर्स देख रहे हो तो उनके अंदर आपको नोटेशंस डिफरेंट मिलती हैं। तो जैसे वहाँ पर अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली ह्यूरिस्टिकली मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, क्रिस्टोफर सिंबल्स। सो इट्स गुड टू सी दिस कि मैट्रिक के जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं वो असल में क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं। ये अब यहाँ से एविडेंट हो रहा है। देन ये बेसिकली सिर्फ एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पुरानी बुक्स में ना नोटेशंस कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपके पास ये सिग्मा म्यू न्यू लिखा हुआ है तो वो इसको इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा म्यू न्यू। इस बात का मतलब ये इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब ये क्रिस्टोफर सिंबल ही होता है। और अगर आपके पास ये क्वांटिटी ऐसे मौजूद है जिसको हम अब ऐसे लिख रहे हैं, पार्शियल अल्फा वी बीटा, पुरानी बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है वी बीटा, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और देन जिस चीज के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो। और देन अगर आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पर फिर उसके लिए नोटेशन वो ये यूज करते हैं, सेमीकोलन और अल्फा। तो अगर सेमीकोलन है तो इसका मतलब कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, कॉमा है तो इसका मतलब है कि वो पार्शियल डेरिवेटिव है। बट ये जो नोटेशन है दोनों ये एब्सोल्यूट ये ऑब्सलीट हो चुकी हैं, अब यही वाली नोटेशन ज्यादा कॉमन है और ये इनकी रीडेबिलिटी भी ज्यादा है। ये कॉमा और सेमीकोलन बाहर किसी हद तक कंफ्यूजिंग होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? No, sir. बस मैं आप लोगों के 5-7 मिनट और लूंगा और फिर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप कर दूंगा। सो अब हमने ये देख लिया कि वेक्टर्स को कंपेयर कैसे कर रहे हैं, यहाँ से P से उठा के X पे कैसे लेके जा रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन के जरिए हमने कंपेयर करना सीख लिया। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वेक्टर को एक टेंजेंट स्पेस से उठा के दूसरी टेंजेंट स्पेस पे लेके जाना है, वो कैसे लेके जाएंगे? अभी तक हमने सिर्फ उनको कंपेयर करना देखा है वेक्टर्स को, लेकिन डेफिनेटली हमारे लेट्स सपोज कि कोई पार्टिकल लिया है, पार्टिकल तो कभी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होगा ना, तो आप उस पार्टिकल की मोशन कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जनरल रिलेटिविटी का, और इस चीज को हम लोग नाम देते हैं, ये एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग नाम देते हैं पैरेलल ट्रांसपोर्ट का। पैरेलल ट्रांसपोर्ट होती क्या है? कनेक्शन के जरिए हम ये देखते हैं आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड के ऊपर वेक्टर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। पैरेलल ट्रांसपोर्ट में ये देखा जाता है कि इस मैनिफोल्ड पे इस वेक्टर्स को P से उठा के Q ऊपर कैसे लेके जाना है, कैसे पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाना है, एक मैनिफोल्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाना है। और बेसिकली ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं, जब तक वेक्टर ये वाला किसी दूसरे पॉइंट पर नहीं जाएगा हम कंपेयर कैसे करेंगे। सो ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, सो लेट्स सपोज कि ये कोई कर्व पड़ी हुई है, वो पहले यहाँ पर मौजूद है और मैं देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, इस पॉइंट, सो लेट्स सपोज लेट मी से इस पॉइंट बी पर क्या आ रही है। तो उसके लिए मुझे पहले इस पार्टिकल को उठा के यहाँ से यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। सो तभी जाके चेक करूंगा ना कि पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है। सो दैट्स वाई हमें पैरेलल ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, पैरेलल ट्रांसपोर्ट होती क्या है और इसकी इसकी किसी हद तक फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? सो parallel transport is moving a vector along a path। हम कोई पाथ डिवाइस करते हैं मैनिफोल्ड पे while keeping it constant। अब ये कांस्टेंट हम दो तरीकों से रखते हैं।
एक तो वेक्टर को जितना हो सके उसके पैरेलल रखें, पैरेलल टू इटसेल्फ, और दूसरा उसकी लेंथ को चेंज ना होने दें, सेम लेंथ हो वेक्टर्स की। सो यहाँ तक क्लियर है इसकी डेफिनेशन? Yes, sir. तो अब इस चीज को देखते हैं सबसे पहले हमारे एक यूजुअल केस में। वो यूजुअल केस यही है कि फ्लैट स्पेस टाइम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक पाथ है और यहाँ पर कोई वेक्टर मौजूद है, इस पॉइंट के ऊपर कोई वेक्टर ये मौजूद है P। आपने उसको इस पॉइंट के थ्रू लेके जाना है इस पॉइंट के ऊपर। आप इसको पैरेलल उठा के ट्रांसपोर्ट करना शुरू करें इस डायरेक्शन में, और इसको इसके पैरेलल रखें और इसकी लेंथ सेम रखें, ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब इसको किसी और पाथ बना लेते हैं। लेट्स सपोज क्या मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला पाथ चूज करना है, ग्रीन वाला। यहाँ पर ये वाला पाथ चूज कर लेते हैं। करना मुझे अभी भी यही है कि इस वेक्टर को पैरेलल रखना है इसके और सेम लेंथ रखनी है। अल्टीमेटली मैं वापस वहीं पर ही पहुंच जाऊंगा, चाहे जो मर्जी पाथ चूज करूं। फ्लैट स्पेस में कार्टेशियन सिस्टम के अंदर इसकी लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पैरेलल बड़ी आसानी से रख सकते हैं। फ्लैट स्पेस में दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं। सो फ्लैट स्पेस में तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। क्लियर होगी बात? Yes, sir. लेकिन क्या कर्व्ड स्पेसेस के अंदर भी ऐसा ही है? लेट्स सपोज के आप वैसे सोचते हैं, अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते तो क्या फिर भी ऐसे ही होता? डिफरेंट पाथ्स के थ्रू वेक्टर सेम ही रहता? No, sir. Change हो जाता. क्योंकि बेसिस वेक्टर सेम होते हैं। Direction. एग्जैक्टली सो मैं यहाँ पर डायग्राम ना अब यहीं से कॉपी कर लेता हूँ लेक्चर से। कैरल की ही डायग्राम है। आई थॉट कि ये वहीं से कॉपी करना अच्छा है था तो अच्छा। सो यहाँ पर मैंने एक आर्बिट्रेरी कर्व में कैरल ने एक आर्बिट्रेरी कर्व मैनिफोल्ड ली हुई है, और इसके ऊपर ये बड़ी बड़ी एक फेमस एग्जांपल है सफियर की। ये एक कोई सफियर हमने ले लिया है। उस सफियर में यहाँ पर कोई पॉइंट P मौजूद था। एक हमने उसको पहुंचाना है इस नॉर्थ पोल पे। एक हमने पहुंचाया इस ग्रीन पाथ के थ्रू। जितना पैरेलल रख सकते थे हमने रखने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि ये सरफेस कर्व्ड है तो आप इसको 100% पैरेलल नहीं रख सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ कर्वेचर आएगा ही आएगा, और ये कर्वेचर अगेन उन्हीं 20 नॉन जीरो डेरिवेटिव्स की वजह से आ रहा है जो सेकंड नॉन जीरो डेरिवेटिव्स हैं। कुछ ना कुछ कर्वेचर आएगा इसमें, और वो बार जितना पैरेलल रख सकते थे हमने रखने की कोशिश की, वो ये आ गया। अब एक और पाथ ले लें। अब वो पाथ हमने ये लिया कि पहले हम जा रहे हैं इस इक्वेटर के थ्रू इस लाइन पर, और देन फिर हम इस लाइन को चूज कर रहे हैं। यहाँ से जब हम वेक्टर को उठा के नॉर्थ पोल पे लेके गए तो वेक्टर की लेंथ बेशक वो हो ही हो, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो वेक्टर तो बेसिकली सेम पैरेलल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, यानी Yes, कि sir. डिफरेंट पाथ्स ने आपको डिफरेंट फाइनल वेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं। जी. तो इसका मतलब ये होगा कि कम स्पेसेस में जो आप पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इस पाथ डिपेंडेंसी से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, और देन इसके बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस तो जियोडेसिक इक्वेशन है, जिसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो सीधी लाइन में ट्रेवल नहीं करती नियर ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि कर्वेचर मौजूद होता है। और एक इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है।
कि आपको सितारे जिस जगह नजर आते हैं वो असल में उस जगह नहीं होते, क्योंकि इट डिपेंड्स कि लाइट कौन सा पाथ चूज कर रही है और वो डिफरेंट पाथ से आपको वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर नजर आते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आर्बिट्ररी ये किसी कर्व्ड स्पेसेस का। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसकी कुछ मैथमेटिक्स करके देखेंगे और देन इसके कुछ हम इसकी कोई इक्वेशन ड्राइव करेंगे पैरेलल ट्रांसपोर्ट की, और देन फिर हम जियोडेसी की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सो देन हम उसके बाद हम फाइनली इस पोजीशन में होंगे कि उससे नेक्स्ट लेक्चर में कर्वेचर को डिराइव कर सकें, कर्वेचर की डेफिनेशन दे सकें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकें। सो देन फोर्थ लेक्चर में हम फिर फाइनली फील्ड इक्वेशंस को डिराइव कर लेंगे। बहरहाल मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करने लगा हूँ, देन आपके कुछ क्वेश्चन हो तो हम उसको देख लेते हैं और डिसाइड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को।